तो भैया ब्रिक्स समिट इस टाइम चल रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट आप लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वहां पर पुतिन और चाइना के जिनपिंग जो है वहां पर, आपको पता है कि ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वहां पर समिट, जो ब्रिक्स समिट है उसमें नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों इस बात को लेकर रो रहा है? आप ये समझ लीजिए कि कितना पावरफुल स्टेटमेंट है जो भारत पूरी दुनिया को दे रहा है। पावर सिर्फ ऐसा ना हो कि अमेरिका के हाथ में रह जाए या चीन के हाथ में रह जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चाइना पे एक तंज है। कौन सा ऐसा देश है जो इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? चाइना। इसमें शी जिनपिंग तो आया नहीं, अब उसका वहां पे हो रहा है तख्ता पलट। चाइना भी रशिया से तब से तेल नहीं ले रहा जब से इंडिया ले रहा है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि विद इन लास्ट 33 और 35 इयर्स और 30 इयर्स उन्होंने रिफाइनरी नहीं बनाई होगी? हमारी कंपनी इंडिया में आके जो है लाइक ट्रेड के ऊपर बात करेंगे, ट्रेड डील्स करेंगे, लाइक इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हमने पेट्रोल इसलिए बढ़ रहा है कि IMF ने हम पे लीवी की बड़ी कड़ी शराइत रख दी हुई है। ईरान का फॉरेन मंत्री भारत में बिना बताए रातों रात यहां पहुंच गया। इससे पहले 2 काम और हुए थे, 3 काम और हुए थे। मोदी जी ने बोला तेल मत लो, वर्क फ्रॉम होम करो, तेल की जो खपत है उसको कम करो। और उस स्टेटमेंट से पहले अजीत डोवाल वो UAE जाकर आए, और अजीत डोवाल से पहले जयशंकर जी वो UAE जाकर आए, और उससे पहले UAE के जो प्रेसिडेंट हैं अपनी पूरी पलटन को लेकर वो भारत में आए थे। 3 घंटे की मीटिंग। आज ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया पहुंचे हुए हैं, और मुझे याद है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये कहते थे कि जनाब हम तो वो जिसे कहते हैं ना ब्रिक्स फोरम के तहत इंडिया को, ईरान को ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पार्टनर हैं। तो भैया ब्रिक्स समिट इस टाइम चल रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट आप लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वहां पर पुतिन और चाइना के जिनपिंग जो है वहां पर, आपको पता है कि ब्राजील, चाइना, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है वहां पर समिट, जो ब्रिक्स समिट है उसमें नए मेंबर्स ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों इस बात को लेकर रो रहा है? तो देखें दोस्तों, इसमें शामिल किया गया है ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और दुबई को, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट को। बहुत सारे और भी देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जो है बहुत पहले से जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि हम इसमें शामिल हो जाए। उन 35 देशों में पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कर दी है बैन इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स में भी वो शैतानी जो है दिमाग या शैतानी प्लान जो है वो बनाना। देखिए इसका मकसद क्या है ब्रिक्स का? इसका मकसद यह है शांति बनाए रखना, इन देशों का आपस में कैसे रहना है, कैसे लेन देन करना है, किस तरीके से जो है बहुत सारी चीजों पे बात हो रही है। आपको पता है, आप देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे लाइव चल रही है। लेकिन पाकिस्तान का इसमें घुसना ये बहुत ही खतरनाक। तो पाकिस्तान ने जो है बहुत सारी चापलूसी की, जो है चाइना की बहुत सारी चापलूसी की। रशिया ने तो उसी टाइम ही पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया था जब यूक्रेन में जो है, यूक्रेन है जहां पर पाकिस्तान के वेपन्स मिले थे, जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा था। और पाकिस्तान जब यूक्रेन को जो है वेपन सेल कर रहा था या बेच रहा था, रशिया ने उसी टाइम बहुत सारे फैसले लिए थे कि अब पाकिस्तान, देखिए उन्होंने उस टाइम कहा भी था अगर ये कंफर्म हो गया और हमें जो है कंफर्म सबूत मिल गए तो हम पाकिस्तान, देखिए वो तेल का बहुत बड़ा लॉस हुआ था पाकिस्तान को, उसी को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा चिल्लाया था और बड़ी मिन्नतें की थी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के आगे, बड़े उनके जो है वो उठाए थे, थोले थे कि भैया ऐसा नहीं करो। लेकिन ये ब्रिक्स समिट जो है ये उस टाइम है, रशिया ने भी यहां पे लकीर खींच दी थी कि पाकिस्तान की एंट्री बैन करनी होगी इसमें, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है कि अगर वो किसी भी समिट में घुसता है तो वो वहां पर अपने फायदे देखता है और देशों को आपस में लड़वाता है, और जितने भी देश वहां पे करीब आने की कोशिश करेंगे ये उन सबको तोड़ेगा। देखिए इस टाइम सबसे ज्यादा तकलीफ यूएसए को हो रही है। ब्रिक्स समिट को लेकर ज्यादा तकलीफ जो हो रही है इस टाइम वो यूएसए को हो रही है, और साथ में जो है दोस्तों उससे सेकंड नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान कभी समिट में जो है इसका मेंबर नहीं बन पाएगा। अगर बन पाता, आप सोचिए अगर पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाता तो ये जो 5-6 देश हैं, जो मेरे ख्याल से ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, 3-4-5 देश हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट भी है, इनको भी जो है ऐड किया गया है। तो फिर पाकिस्तान को ऐड क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान को भी ऐड करना था उस टाइम, लेकिन नहीं किया गया, पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो पाकिस्तानी मीडिया अभी ये रो रो कर चिल्ला रही है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो है हमें बैन करने की कोशिश है जो है इस ब्रिक्स जो है समिट में। लेकिन रशिया का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि रशिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान आए। और भाई इंडिया छुपा थोड़ी रहा है, इंडिया इस बात को लेकर छुपा थोड़ी रहा है, ये तो हकीकत है कि जो है वो इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इसमें घुसे। अगर घुस भी जाए तो कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर पाकिस्तान जैसा देश इंडिया का क्या उखाड़ लेगा। लेकिन अगर रोक भी लिया तो क्या उखाड़ लोगे? और पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान को कौन शामिल करेगा इसमें? भूख मर रही इतनी पाकिस्तान में,
आईएमएफ के लोन के जो है कर्जों में डूबा हुआ देश, जिसका अपना कुछ भी नहीं रहा है पाकिस्तान में, जो सब दूसरे देशों का है, या चाइना का है या आईएमएफ का है, जमीन जो है वो भारत, इंडिया और अफगानिस्तान की है, यहाँ तक कि सेना की जो वर्दियां हैं, जो उनकी सैलरियां हैं, वो भी अमेरिका तक आती थी, वो भी बंद हो गई है अभी। तो ये हालत है, इनको कौन शामिल करना चाहेगा? तो पाकिस्तान कंप्लीटली ब्रिक्स से जो है वो बैन है। अब अमेरिका, अगर आप अमेरिका का नाम लोगे कि अमेरिका ने गलती करी है, अमेरिका बुरा है, तो फिर आपके ट्रेड रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब होते हैं, आपके पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब होते हैं। डू यू वांट टू टेक दैट रिस्क? नहीं। तो आप कहते हैं नहीं साहब, जो अटैक हुआ ना ईरान के ऊपर, वो बुरा था यार, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, राइट? दोस्तों यहां पे भी देखिए, पहलगाम को जो स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडेम करा, इस बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्या लेना चाहिए था पाकिस्तान का नाम? बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जैसे इस तरीके से आप देखें नीचे, राइट, ईरान के ऊपर अटैक करा, दे हैव नॉट टेकन एनी कंट्रीज नेम, दे जस्ट सेड कि यार गलत हुआ, बट दे हैव डन इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स एंड सैंक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट। ये प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं, लेकिन हमें आना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बातचीत करने के लिए। ब्रिक्स ग्रुप्स कंडेम्स इंक्रीज ऑफ टैरिफ्स। अब पूरे जो ब्रिक्स ग्रुप्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि इन एन इनडायरेक्ट स्वाइप एट द यूएस, द ग्रुप्स डिक्लेरेशन रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट द राइज ऑफ टैरिफ्स व्हिच इट सेड वेर इनकंसिस्टेंट विद WTO rules. The BRICS added that those restrictions threaten to reduce global trade, disrupt global supply chains, and introduce uncertainty. Brazil's president Luis Inácio Lula da Silva, who hosted the summit, criticized NATO's decision to hike military spending by 5% of GDP annually by 2035. That sentiment was later echoed in the group's declaration. It's always easier to invest in war than in peace. अब मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हूं दोस्तों, स्टोरी क्या हुई है। देखिए, ये हमने आपको बता दिया कि इलीगल है ये स्ट्राइक, बट किसने करी उनका नाम नहीं लिया। बहुत बुरा हुआ, कंडेम करते हैं, इलीगल है, किसने करा? नो नेम्स, ठीक है जी। अब यहां पे ट्रंप जो है ना, वो टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहा है, मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा। अच्छा, ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सिग्नेटरी है, अमेरिका भी सिग्नेटरी है, ये उसका वायलेशन है। आपने खुद बोला कि हां मैं ये कानून मानता हूं, कल आप बोलता मैं क्यों मानूं, राइट? दैट्स ओके। देखिए, जो अमेरिका, आप अमेरिका को कंडेम करें ना करें, आप रोक सकते हैं अमेरिका को। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, कैन यू स्टॉप अमेरिका? यू कांट स्टॉप अमेरिका, you cannot stop America, so you have to take actions that insulate you from Trump's threats, जो आपको इंसुलेट करेंगे। अब ये जो बात है कि 5% ऑफ जीडीपी, ये भी ट्रंप का करा कराया है, और इसको हमने कई बार कवर कर चुके हैं हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स में, कि जो नेटो है, नेटो में करीब 32 एक देश हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ट्रंप कह रहा है कि तुम्हारा खर्चा मैं क्यों उठाऊं यार? जैसा मैं अक्सर कहता हूं, मेरा फेवरेट एक डायलॉग सा बन गया कि अपना अपना खाओ, अपना अपना बिल दो, मेरी ओर मत देखो जब बिल आए, राइट? यही चीज अमेरिका कह रहा है, लेकिन अमेरिका ने नेटो कंट्रीज को यह बोल दिया है कि तुम अपना डिफेंस बजट, किसी का 1% था, किसी का 1.2, 1.5, इन सबको बोला है कि भाइयों तुम्हारा 5% होना चाहिए। अब 5% बजट कर दिया, और यहां पे लड़ाई चल रही है यूरोप के बॉर्डर में। मोस्ट ऑफ द नेटो कंट्रीज आर इनसाइड यूरोप, यूरोप की हुदूद में, यूरोप की बाउंड्रीज के अंदर ही तो है ज्यादातर नेटो कंट्रीज, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम। अब एक बात बताइए, जब बगल में रूस यूक्रेन को इन्वेड करेगा तो इनमें अनसर्टेनिटी होगी, बिल्कुल होगी। अब इनमें अगर अनसर्टेनिटी होगी तो रशिया कर रहा है इन्वेड, नंबर 1, रशिया से तो ये लोग हथियार नहीं खरीद सकते क्योंकि रशिया दुश्मन है, चाइना से खरीद नहीं सकते क्योंकि चाइना दुश्मन है। ये खरीदेंगे किससे? ये खरीदेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसलिए धीरे धीरे सारे नेटो कंट्रीज बोल रहे हैं ट्रंप से कि सर हम आप ही से हथियार खरीदेंगे। ज़ेलेंस्की ने तो खुल के बोल दिया, ज़ेलेंस्की ने खुल के बता दिया कि साहब आप बताओ क्या खरीदना है, मैं चेक साइन करने के लिए तैयार हूं। ईरान का फॉरेन मंत्री भारत में बिना बताए रातों रात यहां पहुंच गया। इससे पहले 2 काम और हुए थे, 3 काम और हुए थे। मोदी जी ने बोला तेल मत लो, वर्क फ्रॉम होम करो, तेल की जो खपत है उसको कम करो, और उस स्टेटमेंट से पहले अजीत डोवाल वो यूएई जाकर आए, और अजीत डोवाल से पहले जयशंकर जी वो यूएई जाकर आए, और उससे पहले यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं अपनी पूरी पलटन को लेकर वो भारत में आए थे 3 घंटे की मीटिंग करने के लिए। अब ये जो सारा भवंडर है ये मोदी जी ने रचा कैसे है, और इसका मतलब क्या है कि ईरान के फॉरेन मंत्री को रातों रात भारत पहुंचना पड़ा। आप इमेजिन कीजिए, ईरान वो है जिसे डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3 महीनों से उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हैं, क्योंकि ईरान ने एक काम किया था पिछले 49 ईयर से, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को उन्होंने पकड़ के रखा था, क्योंकि वो कंट्रोल करते थे ऑयल को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। उसको एक चोक पॉइंट इन्होंने बना के रख दिया था, सारी दुनिया को हॉस्टेज बनाया हुआ था। लेकिन जो हॉस्टेज की सिचुएशन है वो ओवरनाइट चेंज हो गई, बोर्ड को फ्लिप कर दिया गया। ईरान का फॉरेन मंत्री भारत में पहुंचा है, ये वो काम है जिसने अमेरिका के अंदर भी पैनिक को डाल दिया कि यार ये लोग तो पाकिस्तान, जो मेरा चहेता पाकिस्तान है, ये उसके पास जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान नहीं गए हैं, न्यू दिल्ली आए हैं। इंडिया को 500% टैरिफ की धमकी दी गई, उसके बावजूद उसने एक साइड चुन ली। हम घबराते क्यों हैं? इसका थोड़ा सा मैं फनी आंसर में देना चाहूंगा कि पाकिस्तान बाकी अल्लाह के राजों में से एक राज है। 2 कश्तियों का मुसाफिर हमेशा डूबता है, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुसाफिर है जो 4 से 5 कश्तियों में बैक वक्त चल रहा है और चलता रहा है, और ये कामयाब भी रहा है। ये जब भी एक ब्लॉक में है ये फंसा है।
पाकिस्तान ने सिर्फ चाइना के साथ आने की कोशिश की, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ हमारे मामला खराब हो गए। ये 90s की बात कर रहा हूँ। बैक इन इमरान खान एरा में हमने रशिया के ब्लॉक में जाने की कोशिश की, हमारे चाइना के साथ मामला खराब हो गए। अब आगे पाकिस्तान, जब ये शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इस टाइम हमारी जो फॉरेन सिचुएशन है बहुत बेटर चल रही है। इवन कि जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक हम लोगों ने बहुत अच्छा, इवन जो मीडिएशन की आपने बात की, हमने बहुत अच्छा कैश किया। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो खुल के सामने आए हैं। इवन कि लास्ट ईयर जो हमारी इंडिया से वॉर हुई थी, उसमें उस वॉर के बाद हमें बहुत से फायदे हुए हैं। वो जो मीडिएशन हमने करवाई है, ये बेसिकली ये नई चीज़ नहीं है। ये जो 1 साल पहले हमने वॉर जीती थी ना, ये बेसिकली उस वॉर का हमें रिजल्ट मिला। सर, फायदा आम आदमी को क्यों नहीं नजर आ रहा है? पेट्रोल प्राइसेस रेगुलर बढ़ रही है, ईरान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। इंडिया को देख लें, वहाँ पे 98 to 100 इंडियन रुपीज जो कम से कम है और 150 से नीचे है अभी तक। तो अब वही चीज़ आपने कहा, हम कैश करा रहे हैं चीज़ों को, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा। आम आवाम तक कब तक समरात इसके पहुंचेंगे? बेसिकली लोगों को ये लगता है, आम आवाम को ये लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है जिसकी वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द थिंग इज़ पेट्रोल इसलिए बढ़ रहा है कि IMF ने हम पे लीवी की बड़ी कड़ी शराइत रख दी हुई है, जिसकी वजह ये है कि अभी हमने रिसेंटली $1 अरब का जो मजीद कर्जा लिया, जो कि स्टेट बैंक ने आज कंफर्मेशन किया कि वसूल हो गया। अब मसला ये है कि वो आ तो गया, अब आने के बाद उसको लगाना कहाँ है? हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये करती है कि अभी हम लोग ज़्यादा पैसा जो है ना अपना नाम अपना तालीम पे लगा रहे हैं, ना सेहत पे लगा रहे हैं। हम ज़्यादा पैसा किस पे लगा रहे हैं कि जो अपने दुश्मन इंडिया की तरफ देखना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता मैं मानता हूँ कि मोदी जो है वो इस टाइम उसका वोट ही एंटी पाकिस्तान होने की वजह से मिला, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अब बस करें, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड खोलनी चाहिए, बात करनी चाहिए। इस पे आप कुछ भी कह लें कि मोदी पाकिस्तान आया तो क्यों आया, पाकिस्तान इंडिया के साथ क्यों तजारत करना चाह रहा है? भैया, आप तजारत किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप इंडिया के साथ तजारत खोलते हैं, आपके ईरान के साथ जो एक ट्रेड है उसका रास्ता मजीद खुलेगा। बिल्कुल सर, मैंने हमेशा ये बात की है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। वहाँ पे ऑटोमोबाइल की कीमतें देख लें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर चीज जो उनकी है, हमें उनकी जरूरत है एक तरीके। आज ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया पहुंचे हुए हैं और मुझे याद है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये कहते थे कि जनाब हम तो वो जिसे कहते हैं ना ब्रिक्स फोरम के तहत इंडिया को, ईरान को ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पार्टनर हैं और हमारा तेल ना रोका जाए, हमारी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन ना रोकी जाए। इस चीज को इंडियन जो लीडरशिप है वो कह रही थी। ठीक है जी, ये दैट्स हाउ इट इज। पहली बात तो ये आपको समझ हो जानी चाहिए। दूसरी बात है जी कि प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जनाब वो जितने भी डेलीगेशन आए हुए थे, फैमिली फोटो ली, कलेक्टिव मैन एंगेजमेंट, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन तमाम जो मुल्कों के लोग हैं इनमें UAE भी आई थिंक आ चुका है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है बोला, UAE इथियोपिया इनको डाला गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक मुल्क है ईरान, जिसके ऊपर हमले हुए, उसने उल्टा एक और ब्रिक्स मेंबर UAE के ऊपर हमले किए और ये ग्रुप कुछ भी नहीं कर सका। ये ग्रुप कुछ भी नहीं कर सका। मतलब व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? अगर एक बंदा सवाल पूछे कि जी इसका पर्पस ये है ब्रिक्स का, तो फिर तो मुझे समझ आती है। और ब्रिक्स क्या इस हवाले से करेगा? ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर ने जी कहा कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रेजिलियंस, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। मुझे एक भी बात बताएं कि फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान इसका हिस्सा बनना चाहता है, जिसमें आपको बता रहा हूं, अमंग ऑल दोज चैलेंजेस जो इन्होंने डिस्कस किए हैं इस ग्रुप ने, क्या ये कोई और इसमें कुछ चीज है? अब ब्रिक्स क्या है? मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो के सिक्योरिटी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ग्लोबल साउथ की डिमांड के हिसाब से चलाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो मालिक हैं और जो हमारे इश्यूज हैं उसको हमने वेस्ट के साथ टेकअप करना है, क्योंकि वेस्ट ने इनको डोमिनेट किया हुआ है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। आपको पता है ना कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो थे, ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल ग्रुपिंग था। ठीक है, और इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना जो 2006 में, फिर 2009 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी डाला था। फिर 2023 में ब्रिक्स ने एक्सटेंड की इन्विटेशंस इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE को। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? सऊदीज तो आती नहीं है। आप देखें इसमें सऊदीज जो है वो बड़ी मिनिमम इसकी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, इन्होंने अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट को भी इन्विटेशन दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है वो नहीं आए। इंडोनेशिया जो है वो भी इसका हिस्सा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका से आपने ले लिया, ब्राजील, अफ्रीका से आपने ले लिया इथियोपिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ईरान, ठीक है जी, चाइना, इंडिया, रशिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा सेट ऑफ पीपल है।
इतना बड़ा सेट ऑफ पीपल है, ये कोई छोटा सेट ऑफ पीपल तो नहीं है, ठीक है। और ये जो अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी वो नहीं आ सके, ठीक है जी, तो उन्होंने क्या किया कि जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर चाइना का उसको भेज दिया। अब इट मीन्स कि वो इतने मसरूफ थे वहां पे क्योंकि ट्रम्प साहब आ रहे थे। इस तरह ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अरागची जो हैं वो मेन स्ट्रीमिंग अपनी चाहते हैं क्योंकि उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तो वो ये चीज चाहते हैं